जवान को चाहत किसी चीज की नहीं होती है, बस उनका एक मकसद होता है दुश्मन को जवाब दे देना और बुरी तरह से हराना, मुंहतोड़ जवाब देना। अब ऐसे में जब उनके मोरल को हाई करने के लिए खुद प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचते हैं, जब देश के लोग उनसे बातचीत करते हैं, जब अस्पताल में जाकर के उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना जाता है, तो एक अलग सा ही ये दृश्य होता है। हम चाहेंगे बीएसएफ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको लेकर के आप अपना एक पॉइंट रखिए। गीतू जी, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि मुझे भी बीएसएफ पोस्ट में जाने के बहुत मौके मिले जब मैं एयरफोर्स में था। होता यह है कि जो जवान हैं हमारे देश के बहुत बहादुर हैं। होता यह भी है कि हमारे जवान जो हैं वो हर कदम पर, हर पल पर ये जानते हैं कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन सबसे शानदार बात है कि एक भी जवान मेरे को कभी नहीं, अब तक नहीं मिला जो कि थोड़ा सा भी सकपका जाए, थोड़ा सा भी एक कदम या आधा कदम पीछे ले। ऐसे में जब उनको चोट लगती है, कैजुअलिटी होती है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी या हमारे होम मिनिस्टर जाके बीएसएफ के जवान से मिलते हैं, तो उनको बहुत एक अंदरूनी जोश आ जाता है। मैंने ऐसे ऐसे जवान देखे हैं, जैसे कि अभी सही बता रहे थे बीएसएफ के डीआईजी, आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान जिनको चोट लग गई है, लेकिन वो डॉक्टर से ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं कब ठीक हो जाऊंगा और कब आप मुझे वापस जंग के मैदान पर भेज देंगे। तो ऐसा देखकर बाकी जो जवान होते हैं उनमें भी जज्बा आ जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवानों में ये जज्बा बहुत ही आम होता है। उनको लगता है कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। जब आप जाएंगे बॉर्डर में, जब कॉन्वॉय जारी होती है तो गांव के लोग आ जाते हैं, झंडा फहराते हैं, उनको ठंडा पानी पिलाते हैं। इससे उनकी जो मनोभावना है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अपने परिवार को भूल जाते हैं। एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय कि किस तरह से एक गोली तो अपने सीने पे रोक लूंगा, लेकिन 10 गोलियां दुश्मन के सीने में डाल दूंगा। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर ये जिक्र करते हुए कि गोली लगने के बाद भी अचेत होने से पहले पहले तक में सिर्फ दुश्मनों से लड़ते नजर आए यहाँ पर जितने भी जवान हैं, जो भी घायल हुए। ऐसे में कर्नल शिवदान सर आपका, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, अब हम कूटनीतिक जो तौर पर हमने एक स्टेप जो उठाया था उसका असर देखने को मिल रहा है। एक कूटनीतिक तौर पर हमने स्टेप जो है वो कनाडा के खिलाफ भी, क्योंकि एक तलखी नजर आ रही थी। मैं इस बात का जिक्र इसलिए भी जोड़ रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ऐसा हो रहा था कि नहीं बुलाया जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर के लगातार जो है कह भी रहा था कि कूटनीतिक हार है सरकार की, लेकिन अब जब बुलाया गया है तो ये माने कि देश में जो हमने डेलीगेशंस भेजे थे अलग अलग देशों में, उसका एक बेनिफिट देखने को मिला। कनाडा को झुकना पड़ा, ये सोचना पड़ा कि हाँ भारत का वर्चस्व बढ़ गया है, भारत की ताकत बढ़ गई है। भारत, अमेरिका, अन्य देश, सऊदी अरब और बाकी तुर्क देश जो है वहां पर वो जाते हैं और वहां अपना डेलीगेशन जो है उनको बताते हैं कि किस तरह से जो है हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो अब ऐसे में कनाडा को लगा कि रिश्ते बेहतर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ये जो, क्योंकि भारत हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहा है और जो पहलगांव में हमला हुआ था उसमें भारत पहली बार ये दिखाना चाहता था विश्व को कि पाकिस्तान की असली स्थिति क्या है, क्या करता है पाकिस्तान, और उसके बाद दुनिया के देशों को क्या दिखाता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही साहसिक कदम था भारत का कि उसने डेलीगेशन जो था विश्व के खास खास देशों में भेजा और जाकर के अपनी स्थिति साफ की है। इसके कारण पहली बार पाकिस्तान की असली स्थिति पूरे विश्व के सामने साफ हुई है और पता लगा है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और आतंकवादी गतिविधि भारत में चलाने की कोशिश करता है। अभी कनाडा, जिसके अंदर पाकिस्तान ने खालिस्तान के नाम से और अपने उसके तरफ से बहुत सारे आतंकी ग्रुप वहां पर पनपा रखे थे, उनके बारे में भी अब पाकिस्तान, कनाडा की जो सरकार है, कनाडा की जनता को पूरे पता लग गया है कि पाकिस्तान उनके देश में भी इस तरह की हरकतें करवा रहा है। इसलिए अभी कनाडा ने जो अपना रुख बदला है उसका कारण यही है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जो साफ साफ पाकिस्तान की आंतरिक जो स्थिति है उसका वर्णन किया है और ये बताया है कि पाकिस्तान किस प्रकार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और एक प्रकार से उसने भारत के खिलाफ प्रोक्सी वार, जिसको प्रोक्स युद्ध बोलते हैं, वो छेड़ा हुआ है। खालिस्तानियों के लिए भी, खालिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश रहेगा कर्नल शिवदान जी। बिल्कुल।
बिल्कुल, क्योंकि जो खालिस्तानी समर्थक वहां पर अपना खालिस्तान के समर्थन के बैकग्राउंड में जो वहां पर पावर पर कब्जा करना चाह रहे थे, उसके बारे में भी कनाडा के लोगों को बिल्कुल आइडिया क्लियर हो गया है कि ये पाकिस्तान, ये खालिस्तानी जो है, ये अपने खालिस्तान के उसमें अपने उसमें आवास में हमारी सत्ता पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इस तरह से वो अब खालिस्तान, कनाडा एक बड़ा अच्छा डेवलप कंट्री है और वहां की मीडिया भी काफी डेवलप्ड है। तो इस तरह से पूरा जो खालिस्तान के जो मूवमेंट है जो वहां चल रहे थे उसके बारे में भी, और पाकिस्तान के जो मूवमेंट चल रहे थे उनका भी आइडिया पूरा क्लियर हो गया जनता को, और अब जनता ने वहां पर आवाज उठाई है। इसलिए उसको जो सरकार को भी बदल दिया है, जो पहले सरकार इन खालिस्तान की सपोर्ट से बनती थी। तो इसलिए अब कनाडा भी भारत से अपने संबंध सुधारना चाहता है, और ये एक बहुत ही इस डेलीगेशन का ही कारनामा है जो कारण विश्व के अक्सर देशों की जो मनोदशा है वो बदली है। जी बिल्कुल अनुज सर, ये सीधे तौर पर अगर हम बिलावल भुट्टो को देखें तो बिलावल भुट्टो को जिम्मेदारी दे दी गई थी। उस वक्त तो आप लोगों से बातचीत भी जब हमारी हो रही थी, आप कह भी रहे थे कि देखिए एक ऑरा होता है एक नेता का अपनी बात को दूसरे देशों में जाकर के कहने का, और वो ऑरा कैसा है बिलावल भुट्टो का, ये बात सामने आ गई कि पूर्व विदेश मंत्री अमेरिका के खरी खरी सुना देते हैं, कह देते आतंकवाद खत्म करो, भारत में जो हमले हुए वो आप ही लोगों ने करवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल किरण, देखिए आपको मैं बिल्कुल साफ बता, एक तो पहले तो मैं कनाडा वाले इशू में कुछ अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ कि कनाडा G7 जो है वो कनाडा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कनाडा सिर्फ एक जगह है जहां पर कि G7 हो रहा है। G7 कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उस देश के स्टेचर के ऊपर निर्भर करता है। भारत जो है, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं किरण कि अगर हमने ये डेलीगेशन नहीं भी भेजे होते तब भी उन देशों की हिम्मत मेरे को लगता नहीं है कि भारत को G7 के एज ए गेस्ट बाहर रख सकती। उन्होंने प्रयास किया, उनके ऊपर दबाव, तो हमने डेलीगेशन भेजे, उनका अलग मकसद था। लेकिन G7 में जो इनवाइट आया है स्लाइटली डिलेड, उसमें भारत की विदेश नीति की शक्ति है। लेकिन सर डिले जो हुआ फिर उसके पीछे क्या, मतलब डिले क्यों हो गया? वही मैं कह रहा हूं कि ये कनाडा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी। कनाडा ने तो जो कनाडा ने प्रयास किया होगा कि हम इनको किसी तरह से दूर रखें, उनके ऊपर दबाव है। वहां सरकार बनाने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स की आवश्यकता उनको पड़ती है। फिर उनको बताया गया होगा कि भाई इंडिया इज ए वेरी पावरफुल नेशन। तो ये मेरा मानना है कि बिल्कुल हमने बहुत सही हुआ, और ये भारत की विदेश नीति और वो जो डेलीगेशन गए हैं वो भी विदेश नीति का एक हिस्सा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी ताकत को ये ज्यादा दिखाता है बजाय बनिस्बत उन डेलीगेशंस के द्वारा ब्रीफिंग्स को। भारत की ताकत है ये, पहली बात। दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं, देखिए जहां तक सवाल खालिस्तान मूवमेंट का है, कोई भी मूवमेंट तब थोड़ा बहुत उसको उसमें शक्ति आती है जब लोगों का उनके पास सपोर्ट हो। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मेरी यूनिट में 50% सिख जवान थे, 98% जो सरदार और ज्यादा 99% सरदार कम्युनिटी नहीं चाहती किसी भी प्रकार का, वो हमसे ज्यादा भारतीय हैं, इसमें कोई संदेह ना हो। तो ये जो बात है ये कनाडा की अपनी इशू है, क्योंकि वहां पर एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है जो कि 10-12 सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस वजह से उनकी मजबूरी है, और जिस दिन आप उनको उनके बगैर पूरा समर्थन या पूरा मैंडेट मिल जाएगा, आप देखेंगे वो ही उनको किस तरीके से बाहर निकालते हैं। ये बिल्कुल जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है सर, कुछ वैसी तस्वीर जो है कनाडा में नजर है। लेकिन सर नहीं आप कंटिन्यू करेगा सर, आप कंटिन्यू करेगा। मैं एक ही, क्योंकि देखिए इशू कनाडा का है लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर भारत पर है। पंजाब में जितने खालिस्तानी समर्थक है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके पहले जो इतिहास में अगर हम जाए तो वो अलग एक देश की मांग करने लग गए थे, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है भारत के लिए भी। कंटिन्यू सर। वो जो इशू है वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इशू है हमारे लिए, हमारे पास क्योंकि कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर में जिसने आपको विजय दिलाई है उसका नाम है अमनप्रीत सिंह, सिर पे पगड़ी है उसकी। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सिख जो है वो भारतीय है, जितना भारतीय सिख है हमसे ज्यादा है, मैं ये बता रहा हूं आप, ये बात आप मान लीजिए। तो हर जगह होती है चैलेंज, हर जगह
इसमें कोई किसी कम्युनिटी से मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई रिलेशन कम्युनिटी नहीं सर, विचारधारा, हाँ, सोच, विचारधारा। तो वो जो विचारधारा है, वो विचारधारा भी मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ है और इसका कोई वजूद नहीं है। पन्नू साहब को ना कनाडा में जगह मिल रही है, ना अमेरिका में जगह मिल रही है, ना पंजाब में उनकी कोई बात सुन रहा है। तो आप देखें कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले कम से कम 10, 12, 15 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से इस इशू को हैंडल किया है और ये बहुत जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन की तरफ है। और ये जो G7 की मीटिंग की अटेंडेंस का है, ये उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है, नमूना है। और ये बात आप मान लें, क्योंकि मैं बता रहा हूं, कुछ दिन पहले मैं 1-2 चैनल्स में उनके साथ था, इंटरनेशनल चैनल्स में, वो सब उनसे बात करने पर पता पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारी, और इसमें हमारी विदेश नीति की और हमारी जो भारत की शक्ति है, ताकत है, वो है। जो पाकिस्तान का, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पूरे विश्व जानता है इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवाद परस्त राष्ट्र है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अपने अपने इनके पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से उनका रिएक्शन हर एक के लिए अलग होता है। लेकिन ये बात हमने सिद्ध कर दी है पूरी दुनिया में, हमारे लोगों ने जा करके, और उन सब तमाम देशों में जो मैटर करते हैं या आने वाले समय में मैटर करने वाले हैं, उन सबको पता है कि पाकिस्तान की परिस्थिति आज क्या है और पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। किरण जी, संजीव सर, देखिए जो अनुज सर कह रहे हैं कि सबको पता है, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि सबको पता है, लेकिन जो अमेरिका, चाइना, अब तो तुर्की भी इसमें देखिए सम्मिलित हो गया है कि इस्लामिक देशों में किस तरह से अपनी पकड़ को बनाना है। तो ऐसे में सबसे पहले है पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेना, यानी कि अपने पॉकेट में रख लेना, इसीलिए वो इतने मदद भी किए जा रहा है। ऐसे में अगर आप उसकी सरजमी का इस्तेमाल करेंगे, अपने हित के लिए करेंगे, तो आतंकवाद कैसे खत्म होगा? और आतंकवाद खत्म नहीं होगा तो पाकिस्तान तो हमेशा इसी तरह से पनाह देता रहेगा, जिंदा रहेगा, और भारत के लिए एक तरह से नासूर। संजीव सर, ये बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यही कारण है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अभी भी जारी है। यही जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय की जो आपस में जो वेस्टेड सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर काम करने की जो नीति है, और अपने देश में तो आतंकवाद के लिए कुछ भी कर जाना, और दूसरे देशों में जब आतंकवाद होता है तो उस पर डबल स्टैंडर्ड्स अपनाना, लचर रवैया अपनाना, तरह तरीके की राजनीति करना। यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर भी हमने देखा कि जो आतंकवाद का जो विषय है वो राजनीति का शिकार हो जाता है। चाइना जैसा राष्ट्र तो सीधा सीधा वो आतंकियों के डेजिग्नेशन को डिफेंड करने का कार्य करता है, टेक्निकल होल्ड लगाता है। अमेरिका का भी जो रवैया है वो अभी आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के संदर्भ में किस तरीके का है। तो ये स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जैसी एकता होनी चाहिए वैसी एकता दिखाई नहीं देती, और इसका परिणाम ये होता है कि भारत तो जाहिर है कि इसका एक विक्टिम रहा ही है, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसका समय समय पर विक्टिम बनता है। अमेरिका स्वयं इसका सबसे बड़ा विक्टिम है। 9/11 का जो हमला था वो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इजराइल जैसे राष्ट्र को ये समस्या लगातार झेलनी पड़ती है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये हाई टाइम है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने आतंकवाद के संदर्भ में जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर गहरा रिव्यू करना चाहिए, गहरी एकताबद्धता दिखानी चाहिए। ऐसे में हमास को भी अब भारत को जो है कहीं ना कहीं टेररिस्ट में एक इन्वॉल्व करना चाहिए कि ये भी एक टेररिस्ट संगठन है। हमास को, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद अब तक भारत ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए, भारत ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, ये सच है, लेकिन जो आतंकवाद का जो कृत्य हमास ने इजराइल के विरुद्ध किया था, उसको लेकर के डे 1 से 7 अक्टूबर 2023 को जिस दिन ये हमला हुआ था, उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया मैसेज के माध्यम से इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की थी, और इस पूरे आतंकवाद के, इस इजराइल के जो युद्ध में भारत के साथ देने की बात कही थी। तो भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये जो हमास ने जो किया है वो एक आतंकवादी कृत्य था, और एक ऐसी भावना के साथ किया गया था कि जिसमें कि ज्यूज और मुस्लिम्स को आपस में टकराव, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी सोच है, आसुरी सोच है, उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। और उसी तरीके की जो हमास जैसी जो सोच है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो सोच है, जो साजिश है, उसी तरीके की सोच मुल्ला मुनीर ने भी दिखाई। और पहलगाम के जो आतंकियों ने जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करके हिंदू पर्यटकों को टारगेट किया, वो उसी तरीके की सोच थी जैसी कि हमास की सोच है। एक और अजीब सी डेवलपमेंट ये हो गई कि अभी यूनाइटेड नेशन में जो
आतंकवादी इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेररिज्म है, उसका चेयरमैन और को चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया गया है। यानी बहुत अजीब सी बात है, एक मुल्क जो कि दुनिया में सब जगह आतंकवादियों को ट्रेन करके भेजता है, उस मुल्क को अब जिम्मेवारी दी गई है यूनाइटेड नेशन में कि वो दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों पर कंट्रोल कर रखेगा। तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव आना पड़ेगा, दूसरे देशों से भी आना पड़ेगा। भारत ने दबाव बढ़ाया है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी ऐसी है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए, वोट मिल जाते हैं, भारत विरोधी वक्तव्य दीजिए, वोट मिल जाते हैं, और कश्मीर को, भारत के कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे यह बोल दिया तो बहुत वोट मिल जाते हैं। तो ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बहुत ही घटिया एक अंदाज वहां चलता रहता है। भारत ने दबाव डाला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव कहीं से भी नहीं रहा। आप देखिए, सारे अरब मुल्क जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं, सारे ओआईसी की जो देश हैं सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और तो और पिछले एक हफ्ते में आप देख लीजिए तो कम से कम 3 मुल्क ऐसे हैं, अरब देश या गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के देश, जिन्होंने कि पाकिस्तान को लोन एक्सटेंड किया है। अब वर्ल्ड बैंक ने उनको बोला है कि हम तुम्हें $1 बिलियन लोन दे देंगे। अभी 3 दिन पहले एडीबी ने भी बोल दिया कि उनको $800 मिलियन का लोन दे देंगे। तो हो ये रहा है कि माहौल ऐसा है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को आंख बंद करके मदद दे रही है, और दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान शायद एक बहुत ही गरीब मुल्क है, उसको सहायता की जरूरत है। आप यकीन कीजिए, पिछले 1 महीने में जब से सिंदूर चालू हुआ है, कम से कम 3,600। नहीं तो सर, यूके देवनाथ सर, ये हम फिर माने कि शायद हम अपनी बातों को नहीं रख पाए, अगर इस तरह से मदद लगातार मुहैया कराई जा रही है, गरीब देश उसे माना जा रहा है, तो क्या कुछ कमी रह गई है बात पहुंचाने तक में? किरण जी, हो ये रहा है कि दुनिया में जो देश हैं सब अपना जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देख रहे हैं। कंटिन्यू सर। वो ऐसे गया है कि जैसे चीन है, चीन जो है, चाहे मजबूरी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, चीन को पाकिस्तान में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती नजर आती है। चीन को मालूम है कि अभी नहीं तो 20 साल के बाद उसको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए। शिनजियान से वो हाईवे बना चुका है, सीपेक, वो चाहता है कि किसी तरह से पर्शियन गल्फ तक फटाफट पहुंच जाए। अपना अपना बेनिफिट, अपना अपना बेनिफिट सब यहाँ पर दिख रहे हैं। सर वक्त की कमी करना, जी बिल्कुल, कर्नल शिवदान सर आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अभी हमने बताया कि किस तरह से पंजाब प्रांत और सिंध के प्रांत, वहाँ के लोगों में एक पानी को लेकर के होड़ सी मच रही है। अभी वो बयान भी हमने सुना है। ऐसे में इससे पहले हमने देखा था सिंध में जो है गृह मंत्री के आवास को जला दिया गया था, यानी हाहाकार मचा हुआ है। अब आगे आने वाले, देखिए बाकी आपको देश फंडिंग कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, पानी के लिए फिर आगे क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन जो है वो बच रहा है? संधि अगर हमने खत्म कर दिया है तो वो पूरी तरह के तरीके से खत्म है, उसको वापस से लागू करना जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन सर क्या है और पाकिस्तान के पास? देखिए, जैसा कि भारत ने क्लियरली बोल दिया है कि पाकिस्तान को आतंकवादी छोड़ना पड़ेगा, और बात शुरू करने से पहले जो जिन आतंकवादियों का, सरगनाओं का नाम लिया है भारत ने, उनको हैंडओवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, उसका ऑप्शन ये है। और ये ऑप्शन जब ही वहां आ सकता है जब वहां की जनता उसको फोर्स करेगी। और उसका कारण ये है कि उसने जो धार्मिक, जो मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रखा है वहां की सेना ने जानबूझ करके, जिससे कि वहां की जनता पर कंट्रोल किया जा सके। और ये मुस्लिम कट्टरपंथ जब तक वहां पर हटेगा नहीं, तब तक वहां की जनता को फ्रीडम नहीं मिलेगी अपनी आवाज उठाने की। और मुस्लिम कट्टरपंथ की आड़ में ही पाकिस्तान की सेना वहां के आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। इसलिए अब वहां पर टोटल ओवरऑल की जरूरत है। वहां पर यदि वाकई प्रजातंत्र लागू कराना है तो वहां पर जो मुस्लिम कट्टरपंथ के आड़ में वहां की पाकिस्तान की सेना एक प्रकार के डिक्टेटरशिप चला रही है, वो हटाना पड़ेगा। और उसके बाद ही पाकिस्तान जो है भारत से बात करने के लिए तैयार हो पाएगा, तभी वो कह सकता है कि हमने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है जी। अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ओवरऑल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान इस कंडीशन में होगा भारत के साथ बातचीत कर सके इन कंडीशंस में जो भारत ने रखी हैं। इसलिए मुझे कोई आशा नहीं लग रही है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान में इस तरह का कोई चेंज आएगा जिसके द्वारा वह इन रास्तों को छोड़ करके भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार होगा जी। तो अनुज सर, आप पाकिस्तान के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? अनुज सर,
किरण, पाकिस्तान का भविष्य मेरे हिसाब से काफी अंधकारमय है। वजह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सेना के खिलाफ खड़ी होने वाली है। उसके अलावा जिन जगहों से उनके ऊपर दबाव बन रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, या पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान हो, और अब सिंध हो। ये देखिए, जो सिंध में जो बवाल कटा हुआ है, ये बवाल इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नहीं है। ये बवाल इस वजह से है कि पाकिस्तानी, जो मैं आपको बता रहा था, जो पंजाबी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम जो उनकी जो फ्रेटर्निटी है, जो कि पूरे देश को कंट्रोल करना चाहती है, पूरे देश के इकोनॉमिक एसेट्स को कंट्रोल करना चाहती है, देश की आर्मी को कंट्रोल वो कर रहे हैं। तो उन लोगों ने पौने पौने दामों में ये साउथ पंजाब में जमीनें खरीदी हैं, और ये 6 डाइवर्ट करके, नहरें वहां भेज करके उन जमीनों की कीमतें बढ़वा करके उनसे अपना उल्लू सीधा करने का जो मकसद था, उसकी वजह से ये बवाल हो रहा है सिंध में। और ये जब तक इनका ये माइंडसेट, सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन माइंडसेट नहीं हटेगा, कुछ नहीं होगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे साफ साफ पाकिस्तान के का बाल्कनाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है।